दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश और इस समय दोस्तों मैं महाराष्ट्र में हूं। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में कई आसपास के शहरों से होता हुआ महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचा हूं। और नागपुर शहर दो कारणों से बहुत प्रसिद्ध है राजनीतिक तौर पे। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यहाँ मुख्यालय है और वो जो मुख्यालय है वो बहुत विशालकाय है और आजकल तो बहुत गंभीर सुरक्षा तंत्र चारों तरफ उसके दिखाई देता है। दोस्तों, आरएसएस 1925 में बना था, उसका 100 साल पूरा होने वाला है। तो एक जो मौजूदा सत्ता संरचना भारत की है वो चूंकि आरएसएस उसका एक तरह से मार्गदर्शक है, तो नागपुर इसलिए भी विख्यात है कि भाई आरएसएस हेडक्वार्टर है, सदर मुकाम है। और जिस देश में आज सत्ता बीजेपी चला रही है, एक तरह से उसका थिंक टैंक या यूं कहा जाए कि उसका नीति निर्देशक जो मुख्यालय है वो यहाँ है। दूसरी तरफ दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये बहुत ही प्रमुख केंद्र है, दीक्षा भूमि यहाँ है। तो दीक्षा भूमि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से या उनके अस्तित्व, उनके वजूद से, उनके व्यक्तित्व से एक तरह से दीक्षा भूमि का जुड़ा हुआ है नाम। तो ये दो प्रतीक हैं, एक जो भारत को अतीत में ले जाना चाहता है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज्य। उस समय हिंदू कहलाता भी नहीं था, इस धर्म का नाम हिंदू धर्म नहीं था, ये तो बहुत बाद में आया। लेकिन कुल मिलाकर जो हिंदुत्व या हिंदू धर्म कहा जाता है वो अतीत की तरफ ले जाने का एक रास्ता दिखाता है आरएसएस। और दूसरी तरफ बाबा साहब दीक्षा भूमि, वो भारत को आगे ले जाने की बात दिखाता है। भविष्य का भारत यानी नया भारत, आधुनिक भारत, मॉडर्न भारत, और वो संविधान के रास्ते दिखाता है। और बाबा साहब संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे। यकीनन संविधान सभा ने संविधान रचा, लेकिन उसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन बाबा साहब थे। और यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हूँ और बल्कि समूचे प्रदेश में, देश के अन्य हिस्सों में भी बाबा साहब को लोग संविधान से जोड़ कर देखते हैं। उनकी तस्वीरें भी भारत सरकार ने छापी हैं, कई जगह बिल्डिंग्स में भी ऐसी तस्वीरें हैं जहाँ संविधान को पकड़कर बाबा साहब खड़े हैं और उनकी मूर्ति है। तो बाबा साहब और संविधान दोनों आइडेंटिफाइड हैं एक दूसरे से। ऐसा लगता है कि दोनों का वजूद एक है। लेकिन दोस्तों, जो बात मैं आज कहने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र के कई शहरों में मैंने देखा, राजनीतिक लोगों में भी और राजनीतिक लोगों में भी, अभी 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती मनाई गई, उस दौरान भी हमने देखा कि लोगों के दिमाग में एक बात आ गई है, लोगों के दिमाग में, कि मौजूदा जो सत्ता तंत्र है, जो मौजूदा आरएसएस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो संविधान को खत्म करना चाहती है या इस संविधान में कुछ इतने चेंजेस कर देना चाहती है कि वो बाबा साहब का संविधान रह ही ना जाए, वो संविधान सभा का संविधान न रह जाए, वो भारत की आजादी की लड़ाई से जो निर्मित संविधान है, उसके मूल्यों से जो प्रेरित संविधान है, वो न रह जाए, वो बिल्कुल अलग हो जाए, उसमें आरएसएस की छाया दिखाई पड़े, भारत को पीछे ले जाने, अतीत की तरफ ले जाने का गलियारा बनता दिखाई पड़े। तो ये जो मुद्दा है, आप अचरज करेंगे, यूपी, बिहार, दिल्ली में बैठे लोग अचरज करेंगे कि ये विमर्श जो है महाराष्ट्र की पूरी चुनावी राजनीति में बहुत अहम बनकर उभरा है। दूसरी जगह जात पात की बात हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में जात पात भी है, अंदर जात पात होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है दोस्तों कि क्या भारत का मौजूदा संविधान, जिसके एक महत्वपूर्ण रचनाकार बाबा साहब थे, जिन्होंने प्रियम्बुल इसका रचा, जिन्होंने संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया, चेयरमैन होने के नाते ड्राफ्टिंग कमेटी के, क्या उनके संविधान को मौजूदा सत्ता तंत्र तहस नहस करेगा, या तो उसको रिप्लेस करेगा या उसको ऐसा बना देगा कि बाबा साहब के निशान मिट जाएं? ये बहस बहुत तेज है। और इस बहस से दोस्तों सिर्फ विपक्ष नहीं, वही केवल नहीं इस पर बात कर रहा है, इस पर सत्ता तंत्र भी बात कर रहा है, इस पर बीजेपी भी बात करने को मजबूर हो गई है। और मैं आपको वही सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। अभी 14 अप्रैल को अमित शाह जी यहां थे भंडारा के साकोली में, और भंडारा के साकोली में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी रैली थी। शिवसेना के लोग भी मौजूद उसमें थे, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के।
और वहां पर साकोली की सभा में, जो वैनगंगा मैदान में हुई, वहां का एक कॉलेज है उसके पास, शाह जी ने वहां पर यह कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग सत्ता में आए फिर इस बार तो हम संविधान बदल देंगे। यह बिल्कुल झूठी बात है, इसका प्रचार किया जा रहा है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। उनको बाकायदे ये सफाई देनी पड़ी। सोचिए कितना दबाव होगा जनता का। यह विपक्ष का दबाव केवल नहीं है, यह जनता का भी दबाव है। और 14 अप्रैल एक ऐसा दिन है महाराष्ट्र में जो किसी उत्सव की तरह मनाया जाता है। 14 अप्रैल के दिन यहां गांव गांव, कस्बे कस्बे, शहर शहर रात को उत्सव होते हैं, रैलियां निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, बाबा साहब की तस्वीरों के साथ, मूर्तियों के साथ लोग नाचते गाते, नारे लगाते हुए संविधान को हाथ में लिए हुए चलते हैं। तो 14 अप्रैल को जो दृश्य था, आप कल्पना कीजिए कितना दबाव उसका भी पड़ा होगा। सत्ता तंत्र के लोगों ने अब फिर बार बार कह रहे हैं, अभी मैंने गडकरी जी का एक इंटरव्यू देखा, बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू है नितिन गडकरी साहब का। वो नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार एमपी होने की कोशिश कर रहे हैं। 2 चुनाव बहुत कंफर्टेबल उनके लिए थे, तीसरा चुनाव थोड़ा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। लेकिन मैं जीत हार की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, वो मैं अगली रिपोर्ट में बात करूंगा चुनाव की भी इस बार। लेकिन गडकरी जी को भी इस पर बोलना पड़ा कि भारत का संविधान कतई बीजेपी नहीं बदलेगी, वो तीसरी बार सत्ता में आएगी तो भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा, चाहे कितनी सीटें जीते, 400 या जो भी, इस तरह की बात उनको करनी पड़ी। अमित शाह जी ने भी कहा 400 सीट हम जीतेंगे तब भी संविधान नहीं पलटेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ अनंत कुमार हेगड़े नहीं, बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। राजस्थान में उनकी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी बोला था, वो ज्योति मिर्धा जी की बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा भी कई और नेता बोल चुके हैं 400 की बात, कि 400 आएगा तभी ना हम संविधान बदलेंगे। हमने सुना है यूपी बिहार के भी कुछ नेता कह रहे हैं। तो ये जो बातें, और लोगों के दिमागों में बात ये घुस गई है कि संविधान पलटने जा रहे हैं। तो ऐसे में बार बार बीजेपी के नेताओं को दोस्तों सफाई देनी पड़ रही है। अब बताइए, गडकरी और अमित शाह, बीजेपी में 2 अलग ध्रुव माने जाते हैं। मोदी जी अमित शाह एक साथ, गडकरी जी की आवाज थोड़ी अलग होती है। एकमात्र वही संभवतः है बड़े नेताओं में जो थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दर्ज कराते हैं, खासकर पब्लिक डिस्कोर्स में। मैं नहीं जानता कि कैबिनेट में क्या होता होगा, वो तो गोपनीय है। लेकिन गडकरी साहब को भी अब बोलना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं उनकी जीत और हार का अंतर कम ना हो जाए, या कहीं वो मुसीबत में ना फंस जाए राजनीतिक तौर पे। तो गडकरी जी को मैं आपको बताऊं, अभी मैं उनको पढ़ रहा था, मैंने उनसे मिलने की भी कोशिश मैं आज करूंगा। लेकिन गडकरी जी ने जो बात कही है वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी सरकार के बारे में ये उड़ाया जा रहा है, और हमारी पार्टी के बारे में कि हम लोग संविधान पलट देंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये विपक्ष की घबराहट है, विपक्ष की बेचैनी है, और विपक्ष हम पर झूठे आरोप लगा रहा है। ये बात गडकरी जी बार बार बोले हैं दोस्तों। तो इससे ये लगता है कि महाराष्ट्र जो राष्ट्र का दिल है, बिल्कुल मध्य में है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है इस मामले में कि यहाँ 2 गठबंधन आमने सामने हैं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी है और दूसरी तरफ ये एनडीए का जो महाराष्ट्र का जो चैप्टर है वो है। इस पर ये जो लड़ाई है इन दोनों गठबंधनों के बीच में, उसमें संविधान बीच में आ गया है। लोग समझ रहे हैं कि एनडीए अगर जीतता है तो संविधान बदल सकता है, या संविधान में मूलभूत परिवर्तन किए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे को लेकर वाकई बचाव की मुद्रा में आ गई है। अब आप सोचिए, जब अमित शाह और गडकरी दोनों व्यक्तियों को इस पर सफाई देनी पड़ रही है, तो हालात कितने सरगर्म हैं और कितने संगीन हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। हम फिर आपको महाराष्ट्र की अलग अलग जिलों की, अलग अलग इलाकों की खबरों से भी वाकिफ कराएंगे, और फिर हम किसी दूसरे सूबे में भी पहुंचेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।